अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। इलेक्शन का मौसम नज़र आ रहा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की जो तारीख है उसमें 2 दिन की तौसी कर दी गई है और ये मरहला इस वक्त जारी है अनटिल 2 more days, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ उम्मीदवार आने वाले इंतखाबात के लिए अब अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको फाइल करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला भेजा गया है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को, जिसमें और ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत थी उनसे मुलाकात के बाद ये नोटिस जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ मीडिया पर भी ये खबरें चल रही हैं और ये शिकायत भी हैं कि कागजात नामजदगी लोगों से छीने जा रहे हैं, जमा नहीं कराए दिए जा रहे, तो ये तमाम शिकायतें हैं उनका कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। तो ये तो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी जानिब कल जो वाक़यात हुए उस पर जाहिर है कि हमने देखा कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक मज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दी और ये मज़ाकराती कमेटी बलोच जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे बात करने के लिए और उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए की गई थी, क्योंकि उससे एक रात कबल जो मामलात हुए इन मुज़ाहिरीन के साथ, जैसे ही ये इस्लामाबाद का रुख इन्होंने किया था वो सबके सामने है। कल एक पूरा हमने देखा कि वज़रा पर मुश्तमिल जो मज़ाकराती कमेटी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अच्छा ऐलान भी किया कि तमाम तर वो असीर ख़वातीन और जो बच्चे जिनको बंद किया गया था या हिरासत में लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया है, मा सिवाय कुछ जो मर्द हजरात हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबा था। बहरहाल उसके बाद जो वाक़यात हुए, जो गुज़िश्ता रात हुए, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर हुई, तस्वीर आई, उसके बाद हमने देखा कि ये मामला तो लगा कि और ज़्यादा कुछ उलझा हुआ नज़र आ रहा है। इसी मज़ाकराती कमेटी में जो वफाकी वज़ीर हैं उन्हीं को आज हमने दावत दी है ताकि मज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, ये मामलात हुए क्या और इतनी मिसहैंडलिंग हुई है इस पूरी सिचुएशन की। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी इन फोकस में मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, जो कि वफाकी निगरान वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सोलंकी साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो सबके सामने है, जो एलामिया आया वो भी सबके सामने है, लेकिन जिस तरह से इस ऐलान करने के बाद जो मनाजिर फिर हमने सोशल मीडिया पे देखे कि जिस तरह से ख़वातीन और बच्चों को बस में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था क्वेटा, जैसे कि कोई वो गैर मुल्की तारकीन वतन है, डेडलाइन ओवर हो गई है, इनको फ़ौरन इस्लामाबाद से निकालना है। मतलब ये देख करके समझ में नहीं आया, क्या ये निगरान वज़ीर आज़म ने जैसे मज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी, क्या ये भी हिदायत दी थी कि इन मुज़ाहिरीन को फ़ौरन वापस बलूचिस्तान भेजा जाए? नहीं जी, जो फ़ैसला था वो ये था कि इन ख़वातीन और बच्चों को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जब हमने उनसे बात की, उनमें से एक दो को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर और जो स्टाफ था उनको हमारी मौजूदगी में बुलाया गया, वो तिब्बी सहूलत उनको दी गई और उनकी अक्सरियत यही चाहती थी कि जी आप हमें यहाँ से निकालें। अब मसला ये है कि वो अक्सर वो लोग थे जिनका अपना यहाँ पर कोई घर नहीं है इस्लामाबाद में, तो हमने कहा कि जी आपको हम वापस कोयटा सिक्योर तरीके से भिजवाते हैं। तो वहाँ पर कुछ उनके थे इख्तलाफात, अभी वो बात चल ही रही थी, लेकिन जो फ़ैसला था उनको रिलीज़ करने का था। अच्छा। अब हुआ ये कि जो गाड़ी वगैरह जिसका इंतज़ाम किया गया, अब पुलिस को लोगों को गाड़ी में बिठाने के जो आदाब हैं वो शायद शानदार नहीं थे और उस हवाले से जो वो एक सीन पैदा हुआ। लेकिन बाद में जो असल जो फ़ैसले की रूह थी उस पर अमल हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना कोयटा, हमने इधर ही रहना है और हमें आपकी कोई जगह नहीं चाहिए, हम बस अपने यार दोस्त फैमिली उनके पास जाएंगे। तो वही हुआ। फिर रात गए जो है वो अपने अपने जो भी उनके जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्त वगैरह थे वो वहाँ से वो तमाम लोग चले गए। अच्छा, तो सोलंकी साहब, ये जो आपने कहा ना कि पुलिस का जो रवैया था उनको वापस भेजने का वो शानदार नहीं था महजरत के साथ, वो तो कोई रवैया ही नहीं था, वो तो धक्के दे रहे थे। आई एम श्योर कि आपने भी सोशल मीडिया पर ये तमाम तर मनाजिर भी देखे होंगे कि जिस तरह से जैसे भेड़ बकरियों को ज़बरदस्ती भेजा जाता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मज़ाकराती कमेटी भी तश्कील जब होती है जब मामलात हाथ से निकल जाते हैं
और कल रात को जो कुछ हुआ उस वक्त भी आप लोग सब एक्टिव क्यों नहीं हो गए फौरन कि ये क्या सलूक किया जा रहा है इनके साथ? देखें, जहाँ तक पुलिस की जो रवैया है वो सिर्फ कल रात का नहीं था, ये तो आपके पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, उसका जो एक कल्चर है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी कई दफ़ा जो है वो ज़्यादती हो जाती है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जो फ़ैसला था हमारा वो ये था कि उनको रिलीज़ किया जाए और उनको रात गए वो जहाँ भी वो जाना चाहते थे उनको जाने दिया गया। और हमने ये भी कहा कि जो आपके जो देरीना मुतालबात हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बकिया लोग जो अभी कस्टडी में हैं उन पर भी काम हो रहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी एक बेहतर खबर मिलेगी। अच्छा, तो आप ये समझते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि ये तमाम तर आपने कहा कि होता है, पुलिस बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी करती है, बेशक करती होगी, लेकिन किसी किस्म की कोई निगरान हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इंक्वायरी, कोई सरजनिश, कोई पूछगछ कि आखिर इस सब की ज़रूरत क्या थी? देखें, जो उसके पीछे जो मकसद था वो तो यही था कि जी इनको सेफ तरीके से यहाँ से घरों को पहुँचाया जाए। अब उसके अमल दरामद में जो है वो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो नहीं जाना चाहती थी उस बस में। हमारे पास तो ये भी इतलात हैं कि जो बस ड्राइवर है उसकी उन ख़वातीन ने जो बज़ाहिर मज़लूम भी हैं और वो बड़ी मुश्किल में हैं और उनके काफ़ी शिकायत भी हैं, लेकिन उन्होंने उस ड्राइवर की पिटाई भी की। वो गाड़ी बंद करके उसके अंदर बैठ भी गई और अपने आप को एक तरह से बंद भी कर लिया। और फिर पुलिस वो बैठी रही इंतज़ार में कि जी वो कब उनका गुस्सा ठंडा होगा, और बिलाखिर फिर उनको जहां भी वो जाना चाहती थी उनको जाने दिया गया। अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मकामी लोगों का जिक्र किया गया और कहा कि ये जो मुजाहिरीन थे ये तो किसी किस्म के कोई इंतशार नहीं फैला रहे थे, न फैलाने के शायद मकसद से थे, लेकिन मकामी लोग वहाँ पर जो मुंह पर कपड़ा बांधे आए थे उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। इस पर क्या कोई पेशरफ्त हुई है कि ये कौन मकामी लोग थे? कोई गिरोह था, कोई जमात थी, फर्द थे? कुछ लोगों की नहीं, कोई जमात नहीं थी। ये इनफरादी लोग हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ शहर के लोग हैं। वो वहाँ पर आए, अब उनके क्या मकासद थे कुछ की तो वो आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, लेकिन उसकी तह तक हम पहुँच जाएंगे कल तक। और वो जो एक सादा कपड़ों में मलबूस गुलू बट नुमा कोई शख्स जो डंडे बरसा रहा था, उसका भी कल जिक्र हुआ था कि इसका तयन होना चाहिए। फवाद हुसैन फवाद साहब ने भी यही फरमाया था। क्या वहाँ तक कुछ पहुँची बात कि कौन है ये? जी, उसकी तफ्तीश हो रही है और वज़ीर आज़म ने भी यही हुक्म दिया है कि ये ज़रा पता करें कि ये कौन लोग थे। अच्छा, ये सोलंकी साहब, बिफोर आई मूव ऑन टू लेवल प्लेइंग फील्ड विच इज़, मेरे ख्याल से उस पर तो मैंने कई बार आपसे बात की है, सिर्फ आखिर में ये जानना चाहूँगी कि आज भी क्या ये आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है इनकी मुलाकात हुई है? सुनाए गवर्नर बलूचिस्तान से भी, तो जो देरीना मुतालबे हैं उन पर क्या काम हो रहा है? देखें, ये जो देरीना मुतालबात हैं वो इसीलिए देरीना हैं कि बड़े अरसे से हैं। तो उस पर काम इसी तरह से होगा कि जी जो मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ बातचीत होगी। अब अगर आप ये समझती हैं कि निगरान हुकूमत जो है जिसने चंद हफ्तों के बाद इक़्तिदार मुंतकिल कर देना है वो कोई बहुत लंबे चौड़े इन मसाइल को हल कर सकेगी, तो शायद ये हकीकत पसंदाना नहीं होगा। लेकिन हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से उनको एक तरह से हतमी नतीजे तक नहीं भी पहुंचा सके तो कम से कम जो आने वाली हुकूमत है उसको ज़रूर एक सिफारिशात देकर जाएंगे। लेकिन हम इस पर संजीदा हैं, कुछ मसाइल हैं जिनको हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और जहां तक मुमकिन है उस पर हम काम भी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इतने कम अरसे में देरीना मुतालबात कैसे पूरे होंगे, लेकिन कई देरीना मसाइल आप लोगों की स्टार परफॉर्मेंस से तो हल हुए ना, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए,
तो अब देखना यह है कि ये आप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आज तक इन देरीना मसाइल जिसमें मिसिंग पर्सनस के मामलात हैं आज तक हल ना कर पाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आपने कई दफ़ा आपसे भी ये शिकायत हमने रेज की कि एक जमात की सबसे ज़्यादा शिकायतें, कुछ की कम थी और कुछ की ज़्यादा, तहरीक इंसाफ की बहुत सारी थी। आज तो इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मरासला भी जारी कर दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से भी जब ये सवाल होते हैं तो वो कहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। क्या खुद से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और आपकी जो हुकूमत है इस मसले को देख रही है कि अब तो बहुत ज़्यादा शिकायत है ना तहरीक इंसाफ की, कागजात नामजदगी वो कहते हैं छीने जा रहे हैं, जमा नहीं कराने दिए जा रहे? देखें, आपने खुद ही बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है और चारों सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला भी दिया है, और जो सूबाई इंतज़ामिया है जिनके पास है लॉ इन्फोर्समेंट, उनसे भी कहा है। तो इसका मतलब तो ये है, और अदालतों से भी कई आपने देखा है जी। तो इसका मतलब तो ये है कि सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है और जो इनकी जायज़ शिकायत हैं उनका अजाला होगा। अच्छा, क्योंकि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने शायद कल भी मंसूर से ये कहा था कि वो खुद भी सीएम साहब से ये बात करेंगे कि देखा जाए कि कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि खुद से वो खुद, क्योंकि आपने ये वजह फरमाया। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म चारों सूबाई वज़रा आला से राब्ते में हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है उसका तदारक हो। अच्छा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो एमपीओ के ऑर्डर्स जो है इस पूरे असना के अंदर जारी हो रहे हैं, ये केयरटेकर सेटअप अस खुद करती है या ये इलेक्शन कमीशन जिसको कहता है कि जी आप कर दें इनके लिए, तब होते हैं? क्योंकि यू आल्सो सेड कि ये तो जी ये तो केस टू केस बेसिस पे होगा, और क्योंकि ये सूबाई हुकूमत करती है तो किसी स्पेसिफिक केस में कोई शख्स कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है, बेहतर होगा कि आप सूबाई इंतज़ामिया से पूछें। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है अब शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गई है और वो एक तरह से इज़ द ड्राइविंग फोर्स ना। सो मैं सिर्फ ये हम सब की जानकारी के लिए पूछ रही थी कि क्या ये इलेक्शन कमीशन बताता है कि किसको एमपीओ करना है, किसको नहीं करना, या ये सूबे निगरान हुकूमत खुद लेती है? ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इतनी निटी ग्रिटी में जाता है। मेरे ख्याल में लॉ इन्फोर्समेंट इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, उनके अख्तियार में नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट सूबाई एक मामला है, और सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया अगर ये महसूस करे कि कानून के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो करती है। अच्छा। और अगर कहीं पे ज़्यादती हुई है तो जाहिर है उसके फोरम्स मौजूद हैं, और उन लोगों ने उन फोरम्स को इस्तेमाल भी किया है, और वो फोरम आपको हरकत में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक, इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्योंकि कई बार ये बात हुई है कि उनके जाहिर है कि अब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं ख़ासकर के तरमीम के बाद, और वो इलेक्शन से कबल जो भी डायरेक्शंस देना चाहते हैं वो देते हैं। आप लोगों से शिकायत ये बन रही है कि डीसी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन कह चुका है, 1 माह से ज़ायद हो गया, उसको तब्दील नहीं किया गया। अब 2 रोज़ कबल आहद चीमा साहब के हवाले से भी कह दिया है कि उनको भी हटाना है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्यों केयरटेकर सेटअप जो है वो इससे कतरा रही है? नहीं, हम कतरा नहीं रहे। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, कुछ चीज़ें जल्दी में तय हो जाती हैं, कुछ चीज़ों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो ड्यू प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो होगा। सर, प्रोसेस इतना लंबा है कि 1 माह से हो चुका है उस हुक्म के इलेक्शन कमीशन की और अब तक नहीं हटाया गया। हाँ, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। ओके, यानी अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन का ही फैसला माना जाएगा, अनलेस के उसके अंदर कोई कानूनी कोई दूसरे मसाइल हुए। लेकिन हम बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की इयानत करने और उनकी मदद करने के लिए पाबंद है। तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो ये सवाल आपसे कई बार होता आया जब तक शेड्यूल नहीं आया था, लेकिन अब क्योंकि 2 रोज़ एक नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर तो एक्सटेंशन हो गई है,
अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि इलेक्शन की तारीख ही ना आगे कर दी जाए इसी तरह 2-3 दिन करके। ये एक जमात ने ये कहा था और भी काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ये वक्त कम है, तो इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का इसमें इजाफा किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल में और इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की। तो इसका मतलब यही है कि 8 फरवरी जुमेरात 2024 को इलेक्शन होंगे। अच्छा सोलंकी साहब, आखिर में ये भी प्लीज़ बताते जाइएगा कि सरफराज बुगटी साहब जिन्होंने निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, इस्तीफ़ा भी दे दिया, क्या आइन के मुताबिक ये बनता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें? देखें, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो मेरी मालूमात है, और मैं माहिर कानून नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान से पहले अगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, जो कि एक हकीकत है, तो मेरे ख्याल में वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये कानूनी मामला है और इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब फॉर बीइंग विद इन फोकस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ज़मानत मंजूर की है शाह महमूद कुरैशी साहब की और बानी PTI की, उसके हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज शाह महमूद कुरैशी यानी साबिक वजीर खारजा और बानी तहरीक इंसाफ को साइफर केस में जमानत दे दी है। उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। 10-10 लाख के मचल के जो है वो जमा कराने का कहा गया। आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ है वकील बानी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून भी हैं, खुद भी आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान अकरम राजा साहब, पहले तो ये बताइए कि आज यकीनन तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ जरूर मिला है और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनकी जो बेटी हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि वो किसी और केस के अंदर नामजद नहीं है, लिहाजा उनकी रिहाई तो मुमकिन है, लेकिन बानी PTI की रिहाई इस जमानत के बाद भी मुमकिन नहीं। इज दैट राइट? जी, ये दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से और भी मुकदमात कायम किए गए हैं। अगरचे मेरी नज़र में वो तमाम भी इतने ही मज़ाक़ा खेज हैं जितना ये साइफर वाला मामला मज़ाक़ा खेज है। और आज जो अदालत ने कहा कि वादियों नज़र में कोई मुकदमा नज़र नहीं आता, इसलिए उनकी जमानत पे रिहाई बनती है। लेकिन इस वक्त उनको दीगर चंद मुकदमात में भी गिरफ्तार किया गया है और उन मुकदमात में भी मेरी नज़र में बेल हो जानी चाहिए अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में। तो ये तवक्को अब की जा सकती है कि इमरान खान साहब भी रिहाई पाएंगे। और अगर ये तोशा खाना वाले मामले में जो उनकी सजा मुअत्तल हुई है उसके साथ साथ कन्विक्शन को भी मुअत्तल कर दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ उनका हक बनता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसके खिलाफ अपील अब सुप्रीम कोर्ट में आएगी और अगले चंद दिनों में अगर वो अपील भी सुनी जाती है और उनको वहां पे भी रिलीफ मिलता है तो फिर वो ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकेंगे, दीगर मुकदमात में बेल होने की सूरत में वो कैंपेन भी कर सकेंगे। अच्छा, तो ये यकीनन बहुत खुशाइंद फैसला है आज का। तो सलमान अकरम साहब, जैसे आपने कहा कि क्योंकि तोशा खाना केस का जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें कन्विक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं की गई और आपने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उससे रुजू कर रहे हैं, आज उनके कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए हैं, यही बताया जा रहा था मियां वाली से। लेकिन एज ऑफ नाउ वो इलेक्शन के इस मैदान से, वो मतलब इस मुकाबले से वो बाहर है, यही तस्वर किया जाएगा? देखिए, ये बहस तलब बात है क्योंकि उनकी सजा तो बहरहाल मुअत्तल है और हमारी नज़र में जब सजा मुअत्तल हो जाती है तो नाअहली को भी मुअत्तल समझना चाहिए, मुअत्तल है। लेकिन ये मामला अदालत में जाएगा और दोनों सूरतों में उनकी कन्विक्शन भी मेरा ख्याल है मुअत्तल हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई वजह नहीं थी मेरी नज़र में, इंतहाई कमज़ोर फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो अगर उनकी सजा के साथ साथ कन्विक्शन जो है वो भी अगर मुअत्तल होती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और अगर नहीं भी होती तो मैं समझता हूँ फिर भी कानून उनके साथ है, वो अहल करार दिए जा सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जगहों की शिकायत हैं जिसमें वो कहते हैं कि कागजात नामजदगी जो है वो हासिल नहीं करने दिए जा रहे, जो जमा कराने जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या जमा नहीं कराने
दिया जा रहा। और फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल की प्रेजेंस में आप लोग मुलाकात करें, फिर एक मरासला भी आया है। आप अब समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के मरासले के बाद, जो कि चीफ सेक्रेटरीज को और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भेजे गए हैं, आपकी शिकायत का अजाला हो जाएगा? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, ये तो अगले चंद दिन ही बताएंगे। कल और परसों के दिन जाहिर है अहम है। जो लोग ये कागजात छीन रहे थे उनमें से कुछ यकीनन पुलिस के एहलकार थे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो नामालूम अफराद थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे। क्या वो अपनी कार्रवाई तर्क कर देंगे? उनको जाहिर है हिदायत जो है अदालत से तो नहीं आ रही थी, वो जहाँ कहीं से हिदायत देते हैं उस हिदायत पर वो अमल कर रहे थे। क्या वो हिदायत अब रुक जाएगी? ये कल और परसों हमें बताएगा। और अगर न रुकी तो क्या फिर दोबारा आप लोग अदालत से रुजू करेंगे? देखिए, अदालत तो बहरहाल है, अदालत से तो रुजू किया जाएगा, लेकिन अब कल हफ्ता है, परसों इतवार है, अदालत इन दिनों में बंद होती है, तो जाहिर है रुजू करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर रुजू करेगी भी तो एक ऑर्डर ही मिलेगा ना। उस ऑर्डर को अगर कोई नहीं मानता, नामालूम अफराद आते हैं सादा कपड़ों में मलबूस और रोक देते हैं किसी को नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से या छीन के ले जाते हैं, तो अदालत क्या करेगी? देखिए, जब माशरे में एक इन्हिदाम होता है दार का, तो फिर कानून और कानून के जरिए हासिल किए गए फैसले हैं, उनकी अहमियत जो है वो जमीनी तौर पे कम हो जाती है। कानून और अदालत कायम ही इस मफरूजे पे है कि माशरे में, रियासत में कानून की अमलदारी को माना जाएगा, उसको मुकद्दम समझा जाएगा। लेकिन ये नामालूम अफराद सादा कपड़ों में मलबूस कुछ दूसरा नजरिया रखते हैं। अच्छा, तो सलमान अकरम रज़ा साहब, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। मैं कानूनी तौर पर आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा 2 दिन है ना अभी जो एक्सटेंशन दी गई, 2 दिन अदालतें बंद हैं। लेट्स सपोज कि ये नॉमिनेशन पेपर्स चंद लोगों के फाइल नहीं हो पाते और यही शिकायत आती हैं, तो फिर उसके बाद जब ये वक्त गुजर जाएगा और फिर जाहिर है कि अजाले के लिए अदालतों में तो तहरीक इंसाफ हर चीज़ लेकर जाती है और इसको ले जाया जाए, तो जब वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। लेट से अदालत रिलीफ भी दे दे। वक्त तो ख़त्म आज हो रहा था और यक जुम्बिश कलम इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का इजाफा कर दिया। तो अगर कल और परसों ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और लोग अदालतों में जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ अदालत के पास ये इख्तियार है तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि एक दिन मजीद दिया जाए उन लोगों को कागजात दाखिल करने के लिए जिनको रोका गया। तो ये अब देखा जाएगा कि ये मामलात कैसे सामने आते हैं और फिर अदालत क्या हुक्म करती है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये अब रुकावट पेश नहीं आएगी, लेकिन इस वक्त सख्त खदशा मौजूद है और किसी को यकीन नहीं है कि PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको बिलुमूम कागजात दाखिल करने दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन NA 128 लाहौर से आपने कैंडिडेट के लिए आराम से हासिल कर लिए हैं ना, अभी आपने जमा नहीं कराए हैं? जी, ऐसा ही है। आज इरादा था, लेकिन चूंकि ये वक्त में एक इजाफा किया गया, इसलिए अब हम सूरत हाल को देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इरादा है और कागजात दाखिल कराए जाएंगे। चलिए, फिर ये तो नहीं कह सकते कि सारे तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। अब आप जब जमा कराएंगे तो सलमान अकरम रज़ा साहब सही समझ में आएगा कि क्या होता है। हाँ, नहीं, देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है करने दें, देखते हैं मेरे साथ क्या होता है जब मैं जाऊंगा दाखिल करने। लेकिन इस वक्त बिल्कुल एक यकीनी की कैफियत है। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनसे मेरा आज राब्ता रहा है और एक बिल्कुल किसी को भी ये यकीन नहीं है कि उनको कागजात दाखिल कराने दिए जाएंगे या नहीं कराने दिए जाएंगे। आज लोगों को रोका गया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज फैसले दिए हैं और उन फैसलों पर अब किस हद तक कल और परसों अमल होगा वो हम देखेंगे। एक और चीज जो कि आज की डेट पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि आज 22 दिसंबर तक यानी 12 बजे तक का वक्त है, 22 दिसंबर का ज़ाहिर है ख़त्म होने में, कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो है जो फैसला महफूज हुआ है वो इलेक्शन कमीशन सुना दे। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आज रात 12 बजे तक आ जाएगा ये फैसला? देखिए, अगर हुक्म है एक अदालत आलिया का तो इलेक्शन कमीशन को अमल करना चाहिए और फैसला करना चाहिए। ये क्यों इतना अरसा फैसला रोका गया है? और मैं समझता हूँ जब इलेक्शन सर पे हों, ये ऐसा मामला है जिसमें शहादत और गवाही की जरूरत है। ये मुमकिन नहीं इलेक्शन कमीशन के लिए
कि वो कोई हतमी राय दे के सिंबल देने से इनकार कर दी। इस वक्त एक ही फैसला है जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि वो जो सर्टिफिकेट इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दाखिल कराया गया है उसको दुरुस्त माने, इलेक्शन सिंबल दे, और अगर मजीद कोई कार्रवाई वो इलेक्शन कमीशन समझता है करने की जरूरत है, मजीद शहादत गवाही की जरूरत है, तो वो मामला चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो वादियुन नजर का है, और वादियुन नजर में इलेक्शन हो गए हैं, एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है, और ये सब उसी तरह हुआ है जैसे बाकी तमाम सियासी जमातों के हवाले से हुआ है। सही, तो आप पुरुमीद हैं कि बल्ले का निशान रहेगा तहरीक इंसाफ के पास? नहीं, उम्मीद का तो जवाब नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का अब तक रवैया रहा है वो तो हौसला अफजा या उम्मीद अफजा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कानून की रूह से बल्ला बिल्कुल मिलना चाहिए। ये पीटीआई का हक है, और अगर ये हक नहीं दिया जाता तो ये नाइंसाफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ किसी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास हैं उसकी काफ़ी अंदरूनी कहानियां भी सामने आ रही हैं। ये मामलात हैं क्या? वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामानी बोर्ड के इजलास है कई दिन से जारी हैं, और आप जानते हैं कि ये टिकट्स के अवार्ड करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल कुछ दिन कबल ही जैसे ही ये कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि तमाम तर जो टिकट हासिल करने के उम्मीदवार हैं उनसे कहा गया है कि वो कागजात नामजदगी जमा करा दें। बाद में जब टिकट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे तो जिसको नहीं किए जाएंगे वो जाहिर है कि फिर उसके हक में दस्तबरदार हो जाएगा जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी नशिस्त के लिए टिकट देती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास हैं इनकी जो अंदरूनी कहानियां सामने आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और इस पर कई लोग आजकल लिख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज इसी हवाले से बात करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से जो इन फोकस हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। सबसे पहले तो कागजात नामजदगी जमा क्योंकि कराए जा रहे हैं, ये जो आया कि नवाज शरीफ साहब मानसेरा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और शायद आज उनके कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए हासिल कर लिए या जमा करा दिए गए क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी इस हवाले से, तो क्या पंजाब से मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं, इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और एक जो है वो उसके अलावा एक सीट से और भी वो इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। इसका जो हतमी ऐलान है वो तो ज़ाहिर है जब ये टिकट इशूंस होगी उसको कभी किया जा सकता है, लेकिन इसी तरह तकरीबन जो है वो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा भी दो सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो टिकट अवार्ड करने का जो क्राइटेरिया है, ज़ाहिर है हर जमात का अपना होता होगा, आपके यहाँ ये क्या क्राइटेरिया? बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बड़े लंबे लंबे जिसे कहते हैं ना मजालिस हो रही हैं हर डिवीज़न की, तो ये किस तरह से, व्हाट्स द क्राइटेरिया टू गेट अ पीएमएलएन टिकट? देखिए, हमारा जो टिकट देने का क्राइटेरिया उसके ऊपर हमारा एक फॉर्म है। अगर वो फॉर्म जो है जब भी कोई भी उम्मीदवार लेता है तो उसके अंदर वो ये पूछा जाता है कि आपका किन जमातों के साथ पहले माजी में ताल्लुक़ रहा, आपका पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या कुर्बानी है, आपने किसी बड़ी जो मुहिम हुई हैं इस मुल्क के अंदर उनके अंदर आपकी क्या शराकत दारी रही है। अच्छा। आपने कितने माजी में इलेक्शन लड़े हैं, कितने जीते हैं, कितने हारे हैं। तो फिर ये हमारा होता है। उसके अंदर हम जो क्राइटेरिया होता है उसमें दो चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन ज़रा दो चीज़ें ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो ज़रा जो लॉयल्टी है टू द पार्टी और जो सोच है उसके ऊपर, और दूसरा ये है कि जो है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विनिंग इलेक्शंस का क्या है। तो वो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं और उसके हिसाब से फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रा दे कम इनटू प्ले, अगर ये मेन चीज़ें जिस। अच्छा सेनेटर साहब, ये तो तय है क्योंकि कई जगह ऑन रिकॉर्ड मुख्तलिफ रहनुमा पीएमएलएन के ये कहते आए हैं कि हम लोटों को टिकट नहीं देंगे। एहसन इकबाल साहब ने कहा नारोवाल किसी लोटे को टिकट नहीं देगा, और इसी तरह की और बातें बहुत सारे लोगों ने कही। इसी इजलास के अंदर जो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले थे अंसारी साहब, वो उनको जो है सुनाए के इजलास से बाहर ही निकाल दिया गया था क्योंकि मियाँ साहब को ये याद आ गया कि वो पहले तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए थे।
फिर उनको, लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को सीएम बनाने के लिए मदद की थी। तो ये मामलात भी तो बड़े सामने आ रहे हैं इस वक्त। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का हाजमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो 30-30 40-40 साल पुरानी बातें भी उनको बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह याद होती हैं। तो ये ज़ाहिर एक मामला जो था वो था माजी में जो है वो, लेकिन ज़ाहिर हमने कुछ कमिटमेंट्स भी की थी, हम उनको भी ऑनर करेंगे। वो फिर केस टू केस मामला चलता है। मैं किसी एक स्पेसिफिक केस के ऊपर तो कमेंट नहीं मैं करना चाहूँगा, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो हम ये समझते हैं कि जो लोग पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है उसके साथ जिनकी कुर्बानियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के, और फिर ये कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान से हो। मतलब जो है वो हर जगह जो है वो उसकी कोई ना कोई पार्टी के अंदर उसकी कहीं ना कहीं जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो वो इन तमाम चीज़ों को फिर सामने रख के, फिर देखिए हर सीट की अपनी एक डायनामिक्स भी होती हैं, धड़े होते हैं, लोकल डायनामिक्स होती हैं, ऊपर कौन लड़ रहा है, नीचे कौन लड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो है वो मिला के फिर फैसला किया जाता है एंड में किसको देनी है किसको नहीं। हाँ, और ये जो कमिटमेंट्स का आपने जिक्र किया, जाहिर है कि कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो समझ में आती हैं कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में मदद की, जाहिर है एक कमिटमेंट उनसे है। एक कमिटमेंट यकीनन जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें काफ लीग के साथ होगी, और एक सुना है कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। ये सब भी PMLN के लिए इस वक्त इट्स अ टफ टास्क। देखिए, बात ये है कि सीट एडजस्टमेंट, मैंने ये बात पहले भी बहुत दफ़ा की है, मैं भी दोबारा आपको बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की। बहुत सारी पार्टियों को हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें नहीं है। हमारे पास एक सीट के ऊपर 2-2 3-3 बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जो है वो पंजाब की हद तक। तो अगर कहीं पे हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो वो मोर और लेस कोई हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की होगी या कोई ना कोई वादा होगा, तो उसको हम पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब में। और किसी हद तक पख्तूनख्वा में भी हज़ारा डिवीज़न हमारा माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह हम सवात से, चित्राल से भी जीतेंगे और भी जगहों से हम जीतेंगे। तो जो है वो लेकिन ये ज़रूर है कि हम मतलब कि अगर हम ये समझते हुए कि जो है वो कहीं पे पार्टी का इसके ऊपर फ़ायदा है पंजाब से बाहर, तो हम जरूर से सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। वो जैसे सिंध के अंदर तो हो रही है ना PMLN की, MQM के साथ और सब। तो मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल आपने सही कहा, कई कमिटमेंट्स हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पे अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ अंदाज़ा है कि उन्होंने तो काफ़ी लंबी लिस्ट दी थी, कितनों पे सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है? देखिए, सीट एडजस्टमेंट जो है वो कुछ सीटों के ऊपर शायद उनके साथ की जा सकती है, मगर वो भी बहुत चंद ही होंगी और उसको भी वो देखना पड़ेगा केस टू केस के वो जो है वो। अब ज़ाहिर है हमारी क़यादत ने लाहौर से खड़ा होना है और भी जगहों से खड़ा होना है, अगर कोई हमारी क़यादत के सामने खड़ा हो जाए तो फिर उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो मैंने ऐसे पहले कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है ना, बिलखुसूस पंजाब में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर जो कमिटमेंट्स हैं वो हम देखेंगे किस हद तक हम एंटरटेन कर सकते हैं, उस हद तक हम कर लेंगे उनको। आप कह रहे हैं पंजाब में बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है सीट एडजस्टमेंट की। आज ही मुराद अली शाह साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में ही नहीं निकल सक रही। बिलावल भुट्टो जरदारी तो देखेंगे कहाँ कहाँ कन्वेंशंस करते नज़र आ रहे हैं। देखिए, हमने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में करके दिखाया है और ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक जमात है जिसके पीछे इस मुल्क के लोग खड़े हैं बहुत बड़ी तादाद में, या सबसे ज़्यादा लोग खड़े हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। अब उसके बाद अगर कोई कहीं कन्वेंशन कर लेता है 1000-2000 बंदों की, 500 बंदों की, तो वो करें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो हम अभी इस वक्त हमारा फोकस मैनिफेस्टो था, हमारा फोकस टिकट एलोकेशन था, उसके बाद सारा फोकस चला जाएगा 6 जगह के बाद जो है वो कैंपेनिंग पे। जब हम कैंपेनिंग कर रहे होंगे तो फिर सारा पाकिस्तान देखेगा कि कितने बड़े बड़े जलसे जो है वो हम कर रहे हैं और बाकी जमातें कर रही हैं। सही। सरेश साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो कुछ इस वक्त कागजात नामजदगी कि जो लोग ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, आप लोगों को तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन तहरीक इंसाफ जिस किस्म की शिकायत लेकर आई है आज, जिस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, तो फिर इलेक्शन की लेजिटिमेसी भी तो बड़े सवाल उठेंगे।
देखिए आज तो मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला बेल से रिलेटेड सैफर केस के अंदर, उसके बाद तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है इसको जो है वो तो अब उसके ऊपर मजीद डिस्कशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कहीं कोई मसला है तो वो इनको ना छेड़ा जाए, और बेल भी उनको ग्रांट कर दी है। और यकीन करें 2018 वाली अगर अदलिया होती ना तो जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था 2018 में। हमें तो जो है वो हमारे तो कैंडिडेट जो है उन्होंने टिकटें वापस की हैं, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, जो है वो कागजात नहीं लेने, लोगों को पार्टी से तोड़ दिया जो है वो, उसके बावजूद हम नहीं आ रहे, आरटीएस बिठा दिया गया, उसके बाद जो है वो फिर रिजल्ट तब्दील किया और फिर इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया गया। तो ये पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना उसका पैमाना 2018 वाला है कि उनको जो है वो लाके बिठाया जाए, उनको ताज बनाया जाए, उनको जो है वो इसी तरह महकमा ज़राअत जो है वो लोग तोड़ तोड़ के लाके दे, उनको फिर अपना ठप्पे मार के डब्बे भरे जाएं, फिर 3.5 लाख लोग पोलिंग स्टेशनों में घुसे जो बाकी जमातों को बाहर निकाले। तो ये काम अब जो है होगा नहीं। तो अब जब ये वाला काम नहीं होगा तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये जो महकमा ज़राअत वाला काम आपने कहा सेनेटर साहब, ये तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगा अब या किसी के साथ नहीं होगा अब? नहीं देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मगर ये महकमा ज़राअत के मौजिद जो हैं वो तो अपना अडियाला जेल में बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने ये कारनामे करके इस मुल्क के अंदर ये जो हमारे साथ 2018 वाला कारनामा करके गए हैं, वो तो ये इमरान खान साहब थे ना, इन्होंने किया था ना ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के साथ मिलके। अच्छा। तो आज ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना जो है ये मेरी समझ से बाहर है। भाई आपने 9 मई किया था, आपको किसने कहा था 9 मई करें? नहीं, लेकिन सेनेटर साहब एक मिनट सेनेटर साहब इनको तो छोड़ दें, जो 9 मई वालों को मैं कह रही हूँ, जो लोग आज नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये दुरुस्त है? नहीं देखिए, मैंने पहले भी वाली बात की कि तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने का जो है वो राइट होना चाहिए, मगर ये आप एक बात जहन में रखेंगे, इमरान खान जो है ये कोई आईनी कानूनी जो है वो इंसान नहीं है, ये आइन और कानून में यकीन नहीं रखता। आप ये बात जहन में रखें, ये एक फाशिस्ट इंसान है जिसने जो है अपोजिशन को दबाया है जब इसके वहाँ हुकूमत थी। इसने जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों को इस्तेमाल करके हमें दबाया है। आज उसको अपने आइन और कानून की याद सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि वो जेल में है, वो कल को बाहर आएगा, वो फिर वो हरकत करेगा जो उसने पहले की है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जराइम पेशा लोगों को कोई राइट नहीं है इलेक्शन लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान उल्लाह फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक हाजिर होंगे तो बात यहाँ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की है तो दूसरी जगह कई सहाफ़ी भी हैं जो काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं। डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ मियांवाली में क्या हुआ ये जानते हैं राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रात डॉन अखबार के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है खुर्शीद अनवर खान साहब, इनके घर मियांवाली में पुलिस बगैर वारंट के घर में घुसी, फैमिली को हरासा किया। ये मामला क्या है आज जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियोस भी देख सकते हैं, जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज है इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। खुर्शीद अनवर खान साहब डॉन अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट है मियांवाली से, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्शीद अनवर खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये गुज़िश्ता रात जो आपके घर पर जो ये वाक़या हुआ है, ये क्या हुआ है? मैंने एक दिन पहले वो रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ मियांवाली में ये इलेक्शन की सरगर्मी है, तो वो लोग पीटीआई के 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने एक बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं, उनके वालिद हैं, वो भी वकील हैं ज़ियाउल्लाह खान, वो अपने बेटे के लिए और अपनी बहू के नॉमिनेशन पेपर लेकर निकले, उनके साथ और भी वकील थे। सही। तो वो जैसे ही बाहर निकले हैं तो बाहर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने जनाब झपटा मारा, उनके हाथ से सारे नॉमिनेशन पेपर लेकर भाग गए जी। उसके बाद दूसरा इवेंट ये हुआ कि ये पीटीआई के एमपी हैं, उनका अमीनुल्लाह खान उनका नाम है जी, वो पहले भी इलेक्ट हुए थे पीटीआई से, तो उनका भाई है रफीउल्लाह खान। ये मजे की बात यह है कि ये मरहूम जनरल सनाउल्लाह खान शहीद, ये उनके छोटे भाई थे जी। वो अपने भाई के नॉमिनेशन पेपर लेकर निकले हैं, जैसे ही वो बाहर निकले हैं सब लोग देख रहे थे जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। उनसे भी पुलिस वाले लेकर भाग गए जी।
तो पुलिस वालों से जब मैंने रब्ता किया, मैंने कहा जी ये आपने ये किया है, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं किया जी। अब वो जो ज़ियाउल्लाह खान थे और दूसरे वकला थे उनसे उन्होंने कहा जी हम जो साथ थे हमारे सामने उन्होंने ये लिए हैं। फिर हम डीएसपी के दफ्तर गए तो वो नॉमिनेशन पेपर सामने पड़े थे। हमने जब वो देखे उन्होंने इशारा किया, एक सिपाही ने उठाए और वो चला गया दफ्तर से, निकल गया। और वो कहते हैं जी मुझे तो पता भी नहीं है जी, ये हालात थे। मैंने वो रिपोर्टिंग की जी, वो जरा पुलिस वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है। वो उस पे जी कल रात को मैं घर बैठा था, 9:30 का टाइम होगा जी, अचानक बाहर से मुझे कोई आवाजें ऐसी आई तो हम दो ही हैं फैमिली मेंबर जी, तो मैं बाहर निकला हूँ। मैंने लॉन्ज में लाइटें ऑन की, बाहर देखा तो खिड़की में से तो टार्च चला कर इधर उधर देख रहा था। मैंने आवाज की कौन है, तो वो कहते हैं जी पुलिस और आप बाहर आए जी। मैं खैर बाहर गया, मैंने कहा जी फरमाएं क्या है। कहते हैं फलां का ये घर है। मैंने कहा जी आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, बाहर जब आप आए हैं तो गेट से आते तो देख लेते, ऊपर मेरे नेम प्लेट लगी हुई है, सही उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और आपने ज्यादती की, आपके पास कोई सर्च वारंट है, को बताएं ना आपने क्या ढूंढना क्या है, मुझसे लेना क्या है। वो जी हमने आपके वो घर की तलाशी लेनी है। मैंने कहा आपके पास अगर लेडीज कांस्टेबल हैं तो बिल्कुल वेलकम। अच्छा, मैं कोई टेररिस्ट तो हूँ नहीं या मैं क्रिमिनल हूँ जो मैं डरूं आपसे। मैंने उन्होंने बिठा दिया, मैंने कहा जाएं देखें। देख कर आ गए तो फिर बस ही मुझे समझ नहीं आई ये क्या वो करना क्या चाहते थे। सिर्फ वो ये कि मुझे हरास करना चाहते थे। जाते हुए मेरा सीसीटीवी कैमरा भी एक उन्होंने तोड़ दिया यार। मैंने शुक्र है ये फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी मेरे पास। तो ये आपको रिपोर्ट करना महंगा पड़ गया, वो नागवार गुजर गया। कोई बात नहीं है, ये जिंदगी में होती रहती हैं चीजें, कोई इनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरे दिल में अगर कोई चोर होता तो मुझे डरना चाहिए था ना जी। जब मेरे चोर ही नहीं है मेरे दिल में तो मैं क्या डरूं इनसे, क्या कर लेंगे। अच्छा, तो खुर्शीद अनवर खान साहब ये मुझे बताइएगा कि मियाँ वाली की जो डीपीओ हैं वो तो कहते हैं कि कहीं कोई कागजात नामजदगी अदालत में उन्होंने ये कहा है कि कहीं कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ छीनने का नॉमिनेशन पेपर्स। नहीं देखे ना जी, अब झूठ के तो को सर पांव तो होता नहीं है जी। अब इतने वकला थे, लोग थे, कोई एक इंसिडेंट होता तो चलो कह सकते हैं, मान लेते जी। अब 2 इंसिडेंट हुए और दोनों में वकला बार के मौजूद थे साथ जी। उनकी वजह से कल यहाँ पे इसी वजह से स्ट्राइक की थी वकला ने जी। आज भी स्ट्राइक हुई है, वो मेरी वजह से हुई है कि मैं बार मेंबर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ जी, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ जी, तो बार का मेंबर भी हूँ। आज मेरी वजह से जब मेरा पता चला तो उन्होंने ऐलान कर दिया। आज फिर कंप्लीट स्ट्राइक थी, वो भी पुलिस वालों के खिलाफ, कल भी पुलिस वालों के खिलाफ थी जी। सही। ये जो आपके घर पर आए थे जो सर्च करना चाहते थे जी जी, तो ये कौन से थाने से आए थे? कुछ आप सिटी थाने से आए थे जी। सिटी थाने से आए थे? हाँ जी। अच्छा, और बात नहीं बनी तो फिर कहते हैं जी वो आपकी फला पीटीआई की जो है वो। मैंने कहा हाँ मेरी कजन है, लेकिन वो तो इधर नहीं होते मेरे साथ, ना मेरे घर आते हैं ना मैं उनके घर जाता हूँ, मेरा तो कोई उनके साथ लिंक भी नहीं है। फिर बस। अच्छा, तो ये जो मुझे ये बताएं कि क्या ये इस वक्त फिजा कुछ इस किस्म की आपको लग रही है वहां पे मियाँ वाली पे जो आप? हाँ जी बिल्कुल फिजा इसी तरह है जी। कल यहाँ इनका जो ये लायर फोरम है ना जी, इंसाफ लायर फोरम ILF, उसका प्रेसिडेंट था आमिर जी। वो भी के उसने कागज जमा कराने थे MPA के लिए जी। उसने कल निकलवाए हैं, नॉमिनेशन पेपर लिए हैं, रात को उसके घर भी पड़ गए, उसको उठा कर ले गए जी। अच्छा, अब ये 2 दिन की एक्सटेंशन हो गई है और अभी कुछ देर कबल ही हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला भी भेजा गया है PTI की इन तमाम शिकायत के ऊपर। और जो मीडिया में भी जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि जो इंतखाबी अमल में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, उसको कानून के मुताबिक जो है वो उसको डील करें ताकि अजाला हो सके। अब देखें कि अगले 2 दिन में क्या बेहतर होती है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा कि ये बातें ठीक हो। उन्होंने तो अदालत में आज कितना बड़ा झूठ बोला है। वो तो PTI के वकील ने कहा जनाब
मैं कितनी एप्लीकेशनें आपको देकर आए हूँ, आप कहते हैं कोई एप्लीकेशन ही आपने नहीं दी। ये तो आज मैं भी टीवी पे सुन रहा था। अच्छा, खैर खुर्शीद अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। अब वक्त आया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन जो कुछ भी अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला भेजा गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यानी ये इदारा खुसूसन अमेंडमेंट्स के बाद इसने लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी है, तमाम तर जमातों को इंक्लूसिव जो जिसे कहते हैं मौका मिलना चाहिए फॉर पार्टिसिपेटिंग। इन 2 दिनों के अंदर क्या वो तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, और जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया जा रहा या उनका हुसूल ही मुश्किल हो गया है, क्या ये शिकायतें दूर हो जाएंगी? ये सब कल और परसों वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।